हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी को अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है। इसमें चिट्ठियों के बारे में, चिट्ठी यानी कि पत्र, ठीक है, पत्र के बारे में बताया गया है कि उस वक्त जिस टाइम चिट्ठी चलती थी, पत्र चलते थे, तो उस वक्त की दुनिया कैसी थी। ठीक है, आइए इसको पढ़कर जानते हैं कि इसमें क्या हमें सीखने को मिला है। पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास की इन पत्रों से अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हमें बताया है कि पत्रों की दुनिया, पत्रों के बारे में कि पत्रों का ही हमेशा से सिलसिला रहा था। पहले के पत्र ही इधर भेजकर लोग, मतलब जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि जो एसएमएस होता है, इस टाइम पे एसएमएस मैसेजेस है, वो बात इन एसएमएस संतोष नहीं है। फोन या एसएमएस में जो पत्रों में था, पहले पत्र जाते थे। और इसमें पत्र की भाषा भी बताई गई है कि पत्र को किस लैंग्वेज में, किस भाषा में क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें देखिए बताया गया, एक बार फिर से देखते हैं इसे, कि पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, ठीक है, खत। संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ जो हमारी भाषा है उसमें कागज कहते हैं, तेलुगु भाषा में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पत्रों को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखा जा सकता है। ठीक है, पहले इसलिए पत्र का जो चलता है, पत्र को अपने हम संभाल कर रख सकते हैं और इसकी भी एक अलग ही अपनी लेखन कला होती है पत्रों की, और इनका अपना दायरा भी होता है। रोज़ के रोज़ दुनिया भर में रोज़ करोड़ों, डेली के हिसाब से रोज़ में करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए तमाम ठिकाने तक पहुँचते हैं। जिनके जो जहाँ तक पहुँचाए जाते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, रोज़ करोड़ों के हिसाब से ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती हैं। कितनी डाली जाती है? 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाती है रोज़ भारत में, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। इसी से हम इसकी क्वांटिटी से, इसकी संख्या से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पत्र कितने ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भरी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। ठीक है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जैसा कि इसमें ये बताया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में एक बात बोली थी कि हजारों साल तक पत्र का संचार केवल हमारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पहिए आए थे, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव
ठीक है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। तार यानी कि पत्र को ही कहते हैं ना तार, ठीक है, ये भी पत्र को ही कहते हैं। तेजी से पहुंचाने का सिलसिला शुरू करा था। और अब क्या है, अब टेलीफोन है, वायरलेस है, रेडार, दुनिया, ये सब चीज़ें बदल रही है इसके धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे जैसे टेलीफोन और इन सब का वक्त चल गया है, टेलीफोन का, SMS का, मोबाइल का, ईमेल का, फैक्स का, इसके जरिए तो पत्रों का सिलसिला कम हो गया है। लेकिन आज भी जो हमारे गाँव वगैरह देहात होते हैं, वहाँ पर आज भी चिट्ठियों से ही काम चलता है। मतलब कि आज भी जो ठेठ देहात होते हैं, वहाँ आज भी चिट्ठियाँ ही चल रही हैं, ठीक है। और फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जो वगैरह है, मोबाइल चिट्ठियाँ जो है, उनको मोबाइल ने चिट्ठियों को रोक दिया है। बस ये है, क्योंकि आजकल मोबाइलों पे बात होने लगी है, एक दूसरे से मोबाइल पर खैरियत पूछने लगे हैं। तो और पहले इन पत्रों के जरिए एक दूसरे की खैरियत पूछी जाती थी। कोई समाचार, कोई न्यूज़ जो होती थी, एक दूसरे को पहुंचाने के लिए इन पत्रों को लिखा जाता था। लेकिन अब फैक्स, ईमेल और मोबाइल के जरिए ही एक दूसरे से बात और एक दूसरे की खैरियत या एक दूसरे तक न्यूज़ पहुंचाने का काम चल गया है। तो चिट्ठियों का काम अब रुक गया है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब ये बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से दूरी बहुत घटा दी है, दूरी बहुत घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। अब देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज ऐसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते तो जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। जितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, तमाम महान हस्तियों को तो सबसे बड़ी यादगार का धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि ये संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते थे, जहां तक पहुंच जाते थे, आज़ादी के आंदोलन की नई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो जैसे कि देखिए, इसमें यह बताया गया कि पहले जो थे हमारे पत्रों का सवाल, अगर हम बारीकी से उसे सोचें ना पत्रों के बारे में, अब तो हमारे पास फ़ोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, तो हम इतना नहीं ध्यान दे सकते। लेकिन अगर हम अभी भी इस बात में सोचें कि पत्र जो थे, जिस टाइम पत्रों की दुनिया चल रही थी, तो उस वक्त का तह तक अगर उसकी जाए ना बारीकी तक, तो हमें आपको उस टाइम पर ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ना लिखा हो। जैसे कि हमारे पहले थे परदादा हैं, दादा हैं, अगर हम उन लोगों से भी पूछें तो वो भी आपको इसी बारे में बताएंगे कि हाँ, पहले पत्रों का कितना जोर था। ये हर इंसान ऐसा है जिसने पत्र या तो लिखा है, या लिखवाया है, या फिर पत्रों का इंतजार किया। और जो हमारे सैनिक थे ना, जो पहले जाते थे जंग पर, बॉर्डर पर, तो उनका भी यही था कि वो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का या अपनी वाइफ का, उन सबका पत्रों का इंतजार करते थे सबसे ज़्यादा, बेसब्री से, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो बताया गया उन्हीं के लिए कि वो तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते थे। महीनों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था पत्र के लिए कि पत्र कब आएगा, जिसके भी पत्र का इंतज़ार हो उसके लिए। तो इसलिए आज हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमारे देशों में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, संजो कर रखे हुए हों। अब इस टाइम पर कोई नहीं रखा होगा। देखिए, जैसे कि SMS है, फैक्स, ईमेल, ये सब हम ज़्यादा टाइम तक सहेज कर नहीं रख सकते, हम इन्हें भूल भी जाते हैं।
ठीक है। वैसे तो अब कंप्यूटर की दुनिया हमारी, कंप्यूटर का दौर हमारा ऐसा चल गया है कि कंप्यूटर में हम अपनी पुराने से पुराने रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन जो एक SMS, जो एक याद होती है ना किसी की, वो हम कभी संजो कर नहीं, एक तरीके से हम भूल भी सकते हैं। लेकिन पहले इन चिट्ठियों को संजो कर रखा जा सकता था, पुरानी से पुरानी बहुत चिट्ठियों के ढेर हो जाते थे, रखे रहते थे लोग, ठीक है। और अब SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं, जितनी भी SMS वगैरह मैसेज होते हैं जल्दी भूल जाते हैं। पहले बहुत ऐसी महान हस्तियाँ रही हैं जिनको सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं, ठीक है। जैसे कि महात्मा गांधी दुनिया के सबसे हमारे जो वो थे महासंग्राम, हमारे जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे राष्ट्रपिता थे, ठीक है। तो उनका क्या था कि उनको जितने भी पत्र आते थे ना दुनिया भर से, तो उसमें इंडिया लिखा हुआ आता था, महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, ठीक है। और वो जहाँ भी रहते थे वो वहाँ तक पहुँच जाते थे पत्र। तो आज़ादी के कई आंदोलन जो थे उसमें उनके साथ भी ऐसा ही था। जैसे कि गांधी जी 5 देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे गांधी जी के पास, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वो उसका जवाब लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग इन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र का मतलब होता है प्रसन्नता का पत्र, ठीक है, से कम नहीं मानते थे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। ये है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियों है। कहा था पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से सन 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुटविक डाक विभाग ही रहा है। इसकी एक खास वजह ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक उसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की ही हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों हो या फिर रेगिस्तानों की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो जैसे कि इस चैप्टर को इस कहानी को अरविंद कुमार सिंह जी ने लिखा है और उन्होंने हमें इन पत्रों के बारे में बताया, जो कि हमारे अगर हम आज सोचें तो हमें नहीं पता कि भाई पत्र क्या होते थे या पत्र कैसे लिखे जाते थे या पत्रों की क्या दुनिया थी, क्योंकि हम जिस युग में हैं उसमें क्या है, फोन है, ईमेल है, फैक्स है, कंप्यूटर है, मोबाइल, इन सब से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि आखिर जिस टाइम पे पत्र थे उस टाइम पे पत्रों की दुनिया कैसी थी, डाकघरों में कितने पत्र पड़े रहते थे, किस तरीके से लोग पत्रों के जरिए एक दूसरे से बात करते थे, पत्रों का कितना जोर था। तो इस कहानी में, इस चैप्टर में आपको वो सब जानने को मिलेगा। इसलिए आप चैप्टर को दोबारा पढ़िएगा और जानिएगा कि किस तरीके से पत्रों की दुनिया क्या थी। एक अलग ही अनूठी ही दुनिया थी वो अपनी जगह पर, ठीक है। आज हम कह सकते हैं कि हाँ भाई मोबाइल और SMS के वजह से के जरिए हम पत्रों को भूल गए हैं या
हम इसे ज़्यादा इसमें खो गए हैं, लेकिन आज भी जो पत्र है ना, जो पत्रों में बात होती है एक दूसरे को लिखकर बात करने में, बातचीत पहुंचाने में, वो टेलीफोन एसएमएस में नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप दोबारा पढ़िएगा, इसे समझिएगा कि इसमें पत्रों की अनोखी दुनिया के बारे में क्या बताया गया है। तो अब हम चलते हैं ये अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। हमारा जो वर्क है ये, तो ये हमारा सबसे पहले प्रश्न उत्तर दे रखा है। पहला, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा, उसमें हमें बहुत इजीली यहाँ पर सरलता से उत्तर मिल जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा है, पत्र को खत, कागज, उत्तरण, जाबू, लेख, कड़िल, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों का संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अभी मैंने पीछे आपको इन भाषाओं के नाम भी बताए थे, इनकी पत्रों के जो बोला जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, वो भी पीछे लिखा है उत्तर, वो भी मिल जाएगा। जब हम चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें उत्तरों को खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें खुद समझ में आ जाता है कि हमने ये चीज़ पीछे पढ़ी थी। ठीक है, तीसरा है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं। चौथा, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। फिर है पाठ से आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, पता कीजिए। तो ये प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैं आपको अभी नोट किए हुए दिखा देती हूँ। पहला प्रश्न, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। जैसे पत्र देता था, जिस तरीके से फोन एसएमएस क्यों नहीं दे सकते, तो इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। ये क्षमता फोन या एसएमएस द्वारा किए गए संदेश में नहीं है। ठीक है, प्रश्न 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िल, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों को संबंधित भाषाओं के नाम लिखना। तो जैसे कि खत, खत की भाषा यानी उर्दू, उर्दू में खत कहते हैं। कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़िल तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। ठीक है, तो ये इनकी भाषाओं के नाम है जिनको पत्र को इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, ये आपको पता भी होना चाहिए, इन्हें याद भी करिएगा। इसे आपको पता होना चाहिए कि पत्रों को किस भाषा में, किस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में जैसे लेटर कहा जाता है, उसी तरीके से इन भाषाओं के नाम आपको याद होने चाहिए और आपको याद करने हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, पत्र लेखन की कला के विकास में क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए यानी कि डेवलप करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, इससे बच्चों का क्या है, डेवलप, पत्रों का लेखन इस तरीके से डेवलप, यानी कि पत्र का जो है ना सर, वो खत्म नहीं हुआ है। पहले पत्र एक दूसरे को लिखे जाते थे और अब क्या है, अब बच्चों को जो पढ़ाई होती है उनके बच्चों के लिए एक पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल कर दिया गया, प्रतियोगिताएं आयोजित कर दी गई हैं, यानी पत्र को अभी भी सबको समझ में आ जाए ताकि कि पत्रों का क्या महत्व है। प्रश्न 4 है कि पत्रों धरोहर कहते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तो पत्रों का चलन ना कभी खत्म हुआ था, ना कम हुआ था, ना कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। प्रश्न 6, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता ना लिखकर भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माना के रूप में देना पड़ सकता है। कई बार में पत्र सही पते पर नहीं पहुंचता या फिर पत्र वापस आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए लिफाफे पर सही पता लिखना जरूरी होता है। अब है प्रश्न, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। तो इसका उत्तर है, गांधी जी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जाने गए व्यक्ति थे। ठीक है, उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध
व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं ये देशवासियों को पता रहता था, अतः पत्र अवश्य उन्हें मिल जाता था। इसलिए उनके पत्र पर महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आता था। अब प्रश्न 7 में हमारे शब्दार्थ हैं कुछ। अजीबो गरीब यानी अनोखा, अहमियत यानी महत्व, हरकारा, हरकारा कहते हैं डाकिया को, आलीशान यानी कि शानदार, प्रशंसित पत्र, प्रशंसा वाला पत्र, प्रशंसा पत्र। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ हैं कुछ। इन्हें आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट भी करना है, उसके साथ इन्हें याद भी करना है। तो जैसा कि इसमें हमें बताया गया पत्रों के बारे में, इस चैप्टर को, इस पार्ट को हम यहाँ अपने प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ के साथ फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे कि इसमें हमें बताया गया है कि पत्रों की क्या अहमियत थी पत्र के टाइम में। ठीक है, उस टाइम पे पत्रों की अनूठी दुनिया में पत्रों का क्या महत्व था, और सिर्फ जब ही नहीं, आज भी उन पत्रों को जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, एक प्रतियोगिताओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है, कार्यक्रम ये शुरू किया गया है इसलिए क्योंकि आज भी हम देखा होगा अपने हिंदी में, इंग्लिश में लेटर लिखते हैं, हिंदी में पत्र लिखते हैं, कि सफाई के लिए पत्र लिखते हैं, छुट्टी के लिए स्कूल में प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं। तो पत्रों की आज भी, हमारा जो पत्रों का वक्त है वो आज भी चल रहा है। आज क्या कर दिया गया है कि इसे सन 1972 से 16 वर्ष, सन 1972 से शुरू किया गया है। जो 16 वर्ष से कम आयु बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पत्र के बारे में बताई गई हैं। तो इसे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा और अपना ये प्रश्न उत्तर, अपना ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है, ये सारा काम आपको अपना कंप्लीट करना है। थैंक यू।